से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। तो यहाँ पर जितने भी आंसर्स को मैं आपके बीच कराऊंगा उसकी आंशिक व्याख्या भी करवा दूंगा, और जितने भी आंसर्स मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ दिए जा रहे हैं, इस बात की आप गारंटी समझ लें। तो यहाँ से आप अपने उत्तर को मिला कर देखें, क्योंकि एग्जाम देकर आने के बाद तो आपको पता रहता है कि इसका उत्तर मैंने क्या लिया है, तो आप देख सकते हैं खुद से मिला करके कि आपको कितना नंबर आ रहा है, और मिलाने के बाद अब हमें कमेंट जरूर करें कि आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि कट ऑफ क्या होने वाला है, और मैं सेकेंड हाफ तक में आपको सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी बना कर दे दूंगा। उसमें भी जो आंसर्स होंगे वो 100% एक्यूरेसी के साथ होगा, 100% सही होगा। आइए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की अधिकतम दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की अधिकतम दूरी जो होता है वह 26 मील या 26 मील और 385 गज होती है। 26 मील और 385 गज मैराथन दौड़ की अधिकतम दूरी क्या होती है? 26 मील और 385 गज। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस देश में स्थित है? तो एरिट्रिया कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महादेश में। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, एरिट्रिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का जो है कि सम्मान प्राप्त है? तो वो हैं अपना डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उनको भारत रत्न भी मिला है। 1954 में बात करें तो उनको भारत रत्न दिया गया है। उनको एक लेनिन शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है 1957 में, और 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया महाद्वीप है। ठीक है, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा होने के नाते विषमता भी है। जैसे रूस की बात कर लें तो वहाँ गोरे लोग हैं। जैसे श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि काला लोग हैं। भूटान की बात करें वहाँ नाटे कद के लोग हैं। रसियन लोग लंबे भी होते हैं। तो बहुत सारी विविधताएं इसमें है। बहुत बड़ा महादेश होने के नाते तो एशिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत लोगों ने ऑस्ट्रेलिया लिया है, ये लिया, मैंने देखा खुद कुछ तो मैं खुद भी देख ही लेता हूँ। तो जो मैं दे रहा हूँ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत किसका सबसे बड़ा निर्यात? तो सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में जो निर्यात कर रहा है भारत वो पेट्रोलियम जो है कि शुद्धिकरण के बाद जो तेल है वो निर्यात कर रहा है। हीरा का निर्यात भारत बहुत अधिक करता है। और तीसरे नंबर पर अपना कपड़ा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है निम्न में से दिया हुआ है तो इसमें से कपड़ा विकल्प बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हीरा का निर्यात जो है भारत बहुत ज़्यादा करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात जो है अमेरिका को करता है। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो ये हवाई द्वीप का जो प्राचीन नाम है ये सैंडविच द्वीप है। एक्चुअली 1778 में जेम्स कुक ने हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप कहा था। तो जेम्स कुक ने कहा था। ये भी आप याद रख सकते हैं, किसी दूसरे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। वैसे भाई जो लोग आगे की परीक्षा देना चाह रहे हैं, जैसे कि 7 तारीख को जिनका है, फिर आपका 15 तारीख को जिनका है, या जो अब सचिवालय का फॉर्म आया सचिवालय का फॉर्म देना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस जो है कि पब्लिश हो चुका है। यह पुरानी पुस्तक है, 2012-13 से ही पब्लिश होती है। बहुत लोगों का चाहता पुस्तक हुआ करता था। कोविड की वजह से ये कुछ दिन के लिए जो है कि 2 साल लगभग करीब ये पब्लिश नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुई। इसको फिर से पब्लिश किया गया है संशोधित संस्करण के रूप में, और इसमें बहुत सारे चीज़ जोड़े गए हैं। अब उस पुस्तक में 1100 प्लस ट्रिक्स हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर उपयोगी साबित होगा। तो आप ट्रिकी जीएस को लेना बिल्कुल ना भूलें। याद रखेंगे सक्सेस मंत्र ट्रिकी जीएस। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे 7वें नंबर पर प्रश्न है अपना, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर 8, 9 और 10 3 प्रश्न हमें प्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिए 3 प्रश्न के लिए सॉरी आप 11 से देखें। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को आपको
सुमेलित करना है। तो उगते सूरज की भूमि, आप लोग इस प्रश्न को जानते होंगे। जापान को मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे में देखा जाता है। उसके बाद हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद वज्र की भूमि जो है ये भूटान को कहा जाता है, वज्र की भूमि। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 3 2 4 3 3 2, तो इस प्रकार से जो भी होगा 3 2, ये डी नंबर यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह 15 जून 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया था। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहता है आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर खाली जगह है, तो यहाँ पर होगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अमूमन होता क्या है कि जो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य है उनको नियुक्त किया जाता है, लेकिन नियुक्त करते किसको है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है, लेकिन नहीं, ये अपने मन से नहीं होते हैं। इनको क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ना कि डी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो भारत के संविधान का जो विचार है वो एम.एन. रॉय ने दिया था। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, तो भारत के संविधान का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। तो मूल कर्तव्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भाग 4A में जो है कि अनुच्छेद 51A में 10 की संख्या में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 227। यदि बोलेगा कि उच्च न्यायालय को रीट करने की शक्ति कहां से देता है, तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 226। यदि पूछेगा सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 32। ये सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 जो है कि हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति देता है। और अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षण की शक्तियां कौन देता है, तो अनुच्छेद 227। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कि ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है, यानी किसी है। तो स्थानांतरित करने का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसको हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को हो जाएगा, आपका सर्वोच्च न्यायालय को होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं। ठीक ना, अवगुण क्या है, तो स्थानीय सरकार का जो अवगुण है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, तो ये सभी जो है स्थानीय सरकार के अवगुण हैं। तीनों A, B और C तीनों स्थानीय सरकार के अवगुण हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 हमारा क्या कह रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता देता हूँ। क्या कहते हैं इसको, मुद्रास्फीति जनित मंदी। यदि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा कौन नहीं है, तो ये पूंजीगत प्राप्तियां जो है
और भुगतान पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान क्या है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ठीक है, व्यापार घाटा किसको कहते हैं? घाटा, व्यापार घाटा का मतलब ज़्यादा मंगा रहे हैं और कम भेज रहे हैं तो आपको घाटा होगा, ज़्यादा बेचिएगा तब ना। यही बात यहाँ पर है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ठीक है, ज़्यादा मंगाए और बेचवे कम किए तो क्या होगा? घाटा लग जाएगा, यही बात है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो बैंकों के लिए यह आधार दर जो है ना, ये आरबीआई निर्धारित करता है। आधार दर वह दर होता है जिस पर कोई बैंक सबसे निम्नतम दर पर जो है कि ऋण दे सकता है, उसको आधार दर कर सकते हैं। आधार दर से यदि कम दर पर भी यदि ऋण देने की बात हो तो यह आरबीआई यदि इजाज़त दे तो दे सकते हैं, वरना आधार दर से नीचे की ब्याज दर पर आप मतलब कोई भी बैंक ब्याज पर रकम नहीं दे सकता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्या कहता है कि भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थान सर्वोच्च हिस्सा रखती है? यहाँ पर विकल्प सी वाणिज्य बैंक जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी संस्था रखती है? तो वाणिज्य बैंक जो है कि हिस्सा, सर्वोच्च हिस्सा रखती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 का कहना है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। बहुत इजी प्रश्न है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 का क्या कहना है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है उसे कहा जाता है, उसको आधार दर कहते हैं, बेस रेट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आधार दर कहते हैं। ठीक है, और आधार दर से भी नीचे यदि यही बात वहाँ पर भी मैं कह रहा था, यदि आधार दर बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिससे नीचे वह उधार नहीं दे सकता है, परंतु यदि आरबीआई अनुमति दे तो आधार दर से भी नीचे पर ऋण दिया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो नाबार्ड जो है ना कि यह ग्रामीण क्षेत्रों को, किसानों को, छोटे उद्यमियों को ऋण देने का काम करता है। तो यहाँ पर जो आयात निर्यात बैंक है ये छोटे लोगों के लिए बैंक नहीं है, बड़े लोगों को बैंक है, ऐसा समझा जा सकता है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 28 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बाकी अनुसूचित जाति गरीबों का है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गरीबों के लिए है, राज्य भूमि विकास बैंक ये भी गरीबों के लिए है, लेकिन अमीर वाला बैंक कौन सा है? निर्यात आयात बैंक। ठीक है, तो इसको जो है कि नाबार्ड किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो आयात निर्यात बैंक को, विकल्प सी यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान की समस्या कब उत्पन्न होगा? जब आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाएगा। जब आयात निर्यात से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे। कितने सैनिक बचे थे? आपको बताना है कि बचे जो थे वो कितने सैनिक बचे थे। तो कितने सैनिक बचे थे? जब बनाएंगे आप तो 81 आएगा। और कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? भाग विधि से 36,562 लिख लेंगे और जो आप वर्गमूल जो निकालते हैं, वर्गमूल निकालने की विधि से आप भाग जब करेंगे ना तो लास्ट में शेष आपका कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, आसान मैथ है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 हमारा क्या कहता है कि यदि अनुक्रम a फिर कॉमा है, फिर a माइनस बी, फिर कॉमा है, a माइनस 2b, फिर कॉमा है, a माइनस 3b, इस तरह से 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है तो श्रृंखला का जो है कि xवां पद है। तो आपको विकल्प में से बताना है कि कौन सा है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 माइनस एक्स।
इसको हल कर लेंगे। एपी में आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है कि 6x² - x - 2 = 0 द्विघात समीकरण के मूल बताना है। तो द्विघात समीकरण आप लोग क्लास 10 में भी खूब पढ़े होंगे और इसके गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि 6 दूना 12, 12x² यदि उसका होता है तो फिर यहाँ 3 चौके 12 भी होता है, यानी कि आप इसका गुणनखंड मैं सिर्फ तोड़ देता हूँ। 6x² - 4x - 3x और फिर -2 = 0। इस प्रकार से करके यदि आप हल करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा विकल्प सी 2/3 - 1/2। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 हमारा क्या कह रहा है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में और लौट कर प्रारंभिक बिंदु तक आने में 75 मिनट यानी 1 घंटा 15 मिनट समय लगता है। यह जगह कितनी दूर है आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, समय बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको चाल दिया हुआ है और यहाँ भी आपको चाल दिया हुआ है, तो 2 चाल आपको पता है और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी आपको निकालना है तो d और ये चाल है आपका जाने में, दोनों चाल को जोड़ देंगे तो 5 + 1 हो जाएगा और आने में चाल क्या हो जाएगा, तो इतनी ही दूरी को आ रहे हैं और चाल क्या था 5 - 1 वापस आने में। तो ये आपका दूरी बटे चाल समय है और ये भी आपका समय है, दोनों समय को जोड़ दिए तो कितना हो गया 75 मिनट। अच्छा, ऐसा करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 75 मिनट नहीं लिख करके यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 घंटा 15 मिनट, यानी सवा घंटा को हम लोग लिखते हैं 1.1/4। इसको 4 × 4 = 5/4 भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और आपका समय मिनट में दिया हुआ है, तो 1 यूनिट लाना है। तो प्रति घंटा है तो यहाँ पर मिनट को हम लोग घंटा बना लेंगे, तो 5/4 बराबर 75 नहीं लिख करके क्या लिखेंगे 5/4। फिर हल करेंगे तो डी का मान जो भी आएगा वो आपका एक्यूरेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कितना आया है, आपका यहाँ पर आ गया है ऑप्शन बी 3 किलोमीटर की दूरी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 हमारा क्या कहता है कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। ठीक है, 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही कि कुल दूरी और बटे कुल समय होता है औसत चाल बराबर। तो ठीक वही करना है कि कुल दूरी बटे कुल समय कर लेना है। 7 करके 4 क्रमिक दूरी तय किया है, मतलब कुल दूरी कितना 28 किलोमीटर तय किया है। और कुल समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 7 किलोमीटर पहले तय करता है, यानी कि 7/10 कर लेंगे, फिर जोड़ेंगे, समय निकाल रहे हैं 7/10 का मतलब पहले को लगा समय, फिर 7/20 करेंगे दूसरे को लगा समय, फिर 7/30 करेंगे तीसरे को लगा समय, फिर 7/30 करेंगे चौथे को लगा समय। सभी समय को जोड़ लेंगे और इस जोड़े हुए संख्या से किस में भाग देना है 28 में, क्योंकि 7 4 को दूरी तय करता है तो कुल 28 को दूरी तय करता है। ठीक है, तो जब आप 28 में इस चारों समय से भाग दे देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा विकल्प बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का जो है कि 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का जो है कि क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त ऐसा बना लीजिए और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो अब जो क्षेत्र आपका बन रहा है, जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं θ/360 और πr²। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना 60 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 1/6 गुना πr² यानी 22/7। त्रिज्या आपका 7 है, फिर से 7 है, 7 से 7 कैंसिल और 6 से 3 दूना 6, 11 दूना 22, 11 7 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए विकल्प बी में आपका यहाँ पर उत्तर सही दिया हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 हमारा क्या कहता है, ए का 80%, बी का 50% और बी जो है कि ए का x% है, b बराबर a का x% है। तो x का मान
निकालिए। तो आप इसको अपने से ही हल कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन कुछ है नहीं, तो इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं उत्तर बता देता हूँ कि 160 निकल कर आएगा। ठीक है, इसको यदि हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 160 आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। मैं लेट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना था, तो पिता का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो पिता का वर्तमान उम्र ज्ञात करेंगे तो 80 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बनाने उम्मीद है कि जानते हैं, चूँकि एज रिलेशन का सवाल भारी नहीं होता है, इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि x² - 7x + 2 बराबर 0 के मूल होंगे। फिर आपको द्विघात समीकरण पूछा है, यहाँ से मूल आपको निकालने के लिए कहा गया है। पिछले में भी एक में मैंने बना कर दिखाया, टाइम किल नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं उत्तर बता रहा हूँ, विकल्प 20 सही होगा। 3 और 4 इसके दोनों मूल क्रमशः आएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजा बराबर, और एक भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब सभी 4 4 है। और इसका सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुना 4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का हो गया विकल्प ए, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है। तो एक मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है वो क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि जितना वोल्टेज आपका है उसमें बहुत कम वोल्टेज करके आपके मोबाइल को जितना सा चाहिए उतना वाट बना करके, उतना वोल्ट बना करके आपके मोबाइल को वो देता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 हमारा क्या कहता है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है, तो किसी ठोस वस्तु का गलनांक जो होता है उसके आकर्षण के अंतर आणविक बलों का ताकत का संकेत होता है कि इतने पर यह पिघल जाएगा। तो आकर्षण के जो अंतर आणविक बल का जो ताकत है उसका ये संकेत करता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 हमारा क्या कहता है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में यदि 200 जूल कार्य करता है, यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये पता करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा आपका 25 ओम। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 हमारा क्या कहता है, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो बिजली का जो कोई भी उपकरण जोड़ते हैं ना तो वह समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। आइए, और पैरेलल क्रम में कहाँ जोड़ते हैं जानते हैं, पुल पर, जो पोल लगा रहता है ना सड़क के किनारे, तो सड़क के किनारे जो पोल में बल्ब लगा हुआ रहता है तो एक ही जगह स्विच ऑफ करेंगे सारा बल्ब ऑफ, तो वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ रहता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 44 पर। कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ 2 चक्कर लगाता है, यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो देख लेते हैं कि उसकी परिधि कितनी है। अब परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, पाई को कुछ नहीं करना है क्योंकि पाई में ही मान दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 2 गुना पाई गुना r का मतलब 10, यानी 20 पाई। अब 2 है, यानी 2 चक्कर लगाता है, फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 पाई उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। कितना दूर से गिरा है, 16 मीटर से। धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना होगा, तो दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, मुक्त ऊंचाई से गिरता है, तो आपको समय निकालना है। तो समय बराबर आप लोग को सूत्र पता होगा, s बराबर ut + ½ at², ये दूरी बराबर सूत्र हो जाता है। तो जो भी होगा फिजिक्स से आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 45 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए, 0.9 सेकेंड में ये धरती पर गिर जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। निम्न में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो सबको याद होगा कि भारतीय
समाज सेवक की स्थापना जो है कि ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यदि पिछले दिनों आप 30 तारीख वाले बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को देखे होंगे तो इससे मिलान करने वाला था, तो उसमें से एक यह भी था, गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय सेवक संघ या समाज सेवक संघ, ठीक है, भारतीय समाज के सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है कि भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। ये चाहते थे कि गांधी और जो अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, ये इसी का जो है कि वो दलितों का जो नेतृत्व करते थे, वो चाहते थे कि दलितों को सम्मान मिले, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? सत्यमेव जयते उक्ति जो है ये कहाँ से ली गई? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया, सबको पता है, आप भी मार के आए होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मुंडको उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था? ये जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर। कह रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल जो है 1776 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। 1776 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो बॉम्बे में आयोजित किया गया था, ठीक है, और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। और 1885 में जो है किसकी स्थापना होता है? चलिए, उसके डफरिन उस समय क्या थे कि क्या कहते हैं कि वायसराय थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पर चले आते हैं। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। 53 का आता है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? महान बंगाली विद्वान शीलभद्र थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान शीलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इंग्लिश का क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन फ्रेज। आपको फ्रेज के हिसाब से कहता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी सोए हुए में जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? जिसको सोमनाबोलिज्म कहते हैं, बोलिस्ट कहते हैं ये, ठीक है। जो नींद में ही चलता है ना, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? सोमनाबोलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 तक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट शैनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस में क्या हो जाएगा? चांस हो जाएगा इसका। कोइंसिडेंस का क्या हो जाएगा? चांस। सैनोनिम है, एक ही तरह का मीनिंग देने वाला वर्ड। उसके बाद कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम्स। एडियम्स है यहाँ पर, एडियम फ्रेज जिसको बोलते हैं, मुहावरा, कहावत। तो कह रहा है हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर। हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर का मतलब यहाँ पर है बीइंग फॉन्ड ऑफ, ठीक है। तो ये आपका विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है कि रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, यानी कि पका हुआ फल क्या होता है? तो गिरना शुरू हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पका हुआ मैंगो, रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू फॉल ऑफ, यानी पका हुआ आम गिरना शुरू कर देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी विपरीतार्थक उल्टा शब्द को आपको सेलेक्ट करना है। तो उल्टा शब्द क्या सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर कह रहा है कि डिसीव, चीट करना, धोखा देना होता है। सपोर्ट, सहयोग करना, धोखा देने का उल्टा हुआ सहयोग करना, सपोर्ट करना, ये हुआ यहाँ पर सही। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, यानी कि जो खाली स्थान है ना इसमें आपको भरना है। कह रहा है कि स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर इज मेंटल, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए। तो उसके बाद क्या रहा है, जब इस तरह से रहे ना तो आपको ये लग रहा होगा या तो समान चीज़ भर देंगे या फिर उल्टे बात को भर देंगे। तो
कह रहा है कि स्वाति इज जेंटल, स्वाति जेंटल है। हर सिस्टर, यहाँ पर बी भरा जाएगा, मस्ट हैव डन, और वो उसके सिस्टर उसको फॉलो करती है, ऐसा ऐसा विचार कर सकते हैं आप। हाँ, उसकी मतलब फॉलो करते नहीं, उसको ऐसा ही करना चाहिए। उसकी बड़ी बहन जेंटल है और उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। 50 नंबर क्या कर रहा है, 50 नहीं है 60 नंबर है, 60। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी OWS है, अनेक शब्दों के एक शब्द जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं वही वाली बात है। ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। कह रहा है कि पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड, यानी कि बिना पैसा तैसा लिए मदद यदि करता है तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं वॉलंटियर। ठीक है, वॉलंटियर जब बिना पैसा तैसा लिए सहयोग करता है तो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वॉलंटियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 का क्या कहना है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुइटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंसेस। चलिए, वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज, वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज रन डाउन। ए, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, ही इज रन डाउन। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या आता है, इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं। तो इसमें अलवार महिला संत कौन है, तो इसमें अलवार महिला संत है आपका अंडाल, जो है अंडाल, ये अलवार महिला संत हैं। उसके बाद कह रहा है कि वाक्य को शुद्ध अशुद्ध भाग जो त्रुटिपूर्ण भाग है उसका चयन करना है आपको। तो उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। ठीक ना, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो दुख हो सकता है या क्षोभ हो सकता है, ये दोनों दुख और क्षोभ जो है ओवरफ्लुअस इसको बोलते हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं, दिखावटी बनावटी टाइप का। दुख हुआ, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख हुए। ठीक है, तो ये होता है, और क्षोभ हुए ये नहीं। ठीक है, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है, ठीक ना, सर्वज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जानता है, हिंदी में अमुक शब्दों के बदले एक शब्द आ गया, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में जो आया था वही वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन सर्वज्ञ हो गया, विकल्प बी यहाँ पर सही हो गया। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो ये कहानी खूब आप लोगों ने सुना। एक कौवा को प्यास लगी, फिर क्या हुआ कि बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, दूसरे प्यास लगा तो घड़ा देखा, फिर पानी नीचे था, तो कह रहा है कि घड़े में पानी बहुत नीचे था, फिर कौवा घड़े में कंकर डालने लगता है। तो इसका क्रम क्या हो गया आपका, पहला हो गया ये प्यास लगी, घड़ा देखा 2, और पानी नीचे था 3, और ये 4। तो जो भी क्रम बनेगा आप बना लीजिए, और यहाँ पर इस तरह से आपका क्रम सही हो जाता है। 2 से शुरुआत होने वाला विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 से शुरुआत यही हो रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। साइनोनिम्स अंग्रेजी में था, यही यहाँ पर आ गया समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या है, नियति। नियति का मतलब होता है भाग्य, जो आपके नियति में है, मतलब आपके भाग्य में जो है। ठीक है, नियति का मतलब भाग्य। 66 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है, लगन और निष्ठा क्या होगा कि अनुकरणीय है। देवानंद का काम के प्रति जो लगन और निष्ठा जो है ना, वो अनुकरणीय है। काम के प्रति निष्ठा को हास्यास्पद, साहित्य या शोभनीय ये सब नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अनुकरणीय है, अनुकरण करने लायक है। अगला 68 नंबर है, असंगत शब्द को चयन कीजिए। यानी कि रीजनिंग की तरह आपको जो असंगत है उसको छांट करके अलग कर लीजिए। तो छांट करके अलग क्या करेंगे, तो इसमें पाँव है, नख है, हस्त है और नेत्र है। तो ये नेत्र इसमें से जो है कि अलग लग रहा है। आप भी सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि नेत्र अलग है, पाँव, नख, हाथ ये सब जो है कि एक तरह का लग रहा है, और नेत्र विषम लग रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। कह रहा है, यहाँ भी वही है एरर। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा। और स्त्री अध्यापिका, यहाँ पर देखिए एकदम कितना साधारण गलती है, स्त्री अध्यापिका एक साथ लिखी है। अध्यापिका लिखने से क्या पुरुष हो जाएगा क्या, तो स्त्री अध्यापिका एक साथ नहीं होगा, यानी यहाँ पर भी सी आपका गलत है। एरर ढूंढने कहा था तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, विकल्प सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 क्या कह रहा है कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन जो है कि अभंग नाम से प्रसिद्ध है।
तो अभंग नाम से किसके भक्ति गीतों का, भक्ति परक गीतों का संकलन है? तो ये है आपका नामदेव का। किसका है? नामदेव का। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? प्रश्वसित वायु में, यहाँ अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। द ऑक्सीजन कंटेंट इन इंस्पायर्ड एयर इज, कितना होता है? तो ये होता है आपका 21%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। ये हम लोग जानते हैं। 71% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कहता है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। तो मनुष्य का जो निकटतम रिश्तेदार है ना, वो बानर है। हम लोग जानते हैं, कपी इसको बोलते हैं, कपी, बानर। मनुष्य का निकटतम, यानी मनुष्य पहले क्या था? कपी था, बानर था। आइए चलते हैं, तो रिश्तेदार बानर ना होगा, पहले बानर थे हम लोग। तो आइए अगला, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो किसमें प्रतिरक्षी गठन होगा? तो प्रतिरक्षी गठन होगा रक्त प्लाज्मा कोशिका में प्रतिरक्षी। जैसा कि आप लोग प्रतिरक्षी मतलब एंटी, कहने का मतलब कि प्रतिरोधकता उत्पन्न जो करता है, तो ये WBC के इसके लिए जिम्मेवार होता है। तो ये किसमें पाया था WBC? तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, रक्त प्रतिरक्षी गठन होता है। WBC जो है प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है, और प्रतिरक्षी गठन कौन करेगा? तो रक्त प्लाज्मा जो है प्रतिरक्षी गठन करता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या होता है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? इन्हें मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो आप लोग जानवे करते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, नींद की जो है कि सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी के काटने से नींद की बीमारी होता है, और फलेरिया जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया जो है मादा एनाफेलिज मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर सीसी मक्खी के काटने से नींद की बीमारी होती है। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका क्या होगा? कि सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। कह रहा है पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक होती है। तो ये हथेली और पाँव की जो त्वचा है ना, विकल्प डी यहाँ पर हो जाएगा, इसमें पसीने की ग्रंथि सबसे अधिक होती है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका के तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो तीक्ष्णता को, कोशिका की तीक्ष्णता को कौन बनाए रखता है? तो यहाँ पर यदि सेल वॉल कहेंगे ना, यदि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा, चूंकि बायोलॉजी का कंसेप्ट है ना, यहाँ पर टर्जिडिटी याद रखिए। टर्जिडिटी यदि बात करें तो ये सेल वॉल बनाए रखता है। चूँकि बायोलॉजी वगैरह का या फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब क्या होता है कि अंग्रेजी के कंसेप्ट को अब ज़्यादा समझते हैं, इसलिए ये तीक्ष्णता नहीं बुझने में आता। टर्जिडिटी स्पष्ट हो जाता है कि सेल वॉल बनाए रखता है। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या कह रहा है कि जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कामोवेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो पैरेन्काइमा कहेंगे। विकल्प यहाँ पर सी होगा, पैरेन्काइमा। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस रहे और पतली भित्ति रहे तो इसको क्या बोलेंगे? पतली भित्ति रहे, और इंटरसेल्युलर कहाँ पर अंतः कोशिकीय, हाँ, इंटरसेल्युलर स्पेस रहे तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। थोड़ा ध्यान से, आपको समझ में नहीं भी आया मैं ठीक से पढ़ दूंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का आपको चयन कर लेना है, और सही कथन है इसमें विकल्प सी। सी है आपका क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं हरित लवक को, जिससे पत्तियों का रंग पौधे में हरा होता है। आदमी में यदि क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु में यदि क्लोरोप्लास्ट होता है, तो आदमी जंतु हरा हो जाता। ठीक है, तो आप हरा आदमी कभी नहीं देखे होंगे, इसलिए समझिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्रम में समझते हैं निम्न में से किस या किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी है। तो उपयुक्त में से सभी जो है ना, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, सबकी संरचना जो है कि पिंजरे जैसे ही है, इसलिए उपयुक्त सभी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं। कह रहा है कि VT ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई है। तो उसकी इकाई मीटर हो जाता है। ठीक ना, उसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो ये मीटर हो जाएगी। आइए चलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि तय की गई कुल दूरी होता है, इसका क्या होगा? इसकी इकाई क्या होता है? तय की गई
कुल दूरी होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है? नमक का घोल जो है ना, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। समांगी मिश्रण जैसे पानी में आप चीनी घोल दिए तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समांगी मिश्रण हुआ। बालू में चीनी मिला लिए, दिख रहा है ना, विषमांगी मिश्रण हुआ। ऐसा समझ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, तो ये वायु के साथ संयोग करके जल हाइड्रेट, ये सी नंबर उत्तर ले सकते हैं। जलयोजन से दूसरा हाइड्रेट बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, जलयोजन से दूसरा हाइड्रेट बना लेता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना लेता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया था, पैराफिन का भी प्रयोग किया था। इनमें सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में क्या कहता है कि HASO2 ये एक्वेटिक फॉर्म में है। उसके बाद SN 2 आयन है प्लस H है, और ये क्या बनाता है? AS प्लस SN 4 आयन H2O जल। निम्नलिखित में कह रहा है कि ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? आपको ये ऑक्सीकरण एजेंट बताना है यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण एजेंट आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। HAOS2 जो है, SO2 जो है, ये आपका ऑक्सीकरण एजेंट है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 85 पर। अब जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे, क्योंकि व्याख्या ठीक से कर रहे हैं, सही सही आंसर कर रहे हैं इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो उपधातु कौन है भैया जी? उपधातु है अपना आर्सेनिक। AS जो देख रहे हैं ये उपधातु है। उसके बाद 86 की क्या हाल है? तो 86 की दशा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो नोवेल्टी है तो ओल्डनेस है, और न्यूनेस होगा तो न्यूनेस का क्या हो जाएगा? एंटीक्विटी। न्यूनेस का क्या हो जाएगा? एंटीक्विटी। विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, न्यूनेस एंटीक्विटी। 87 देख लेते हैं। कह रहा है विक्रम ने बिंदु R से चलना प्रारंभ किया, ये R बिंदु है मान लिया जाए, और यहाँ से विक्रम ने चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम चला गया। जाइए जाने देते हैं, 7 किलोमीटर पश्चिम चला गया, फिर बाएं मुड़ता है बेचारा, बाएं इधर से नहीं, यहाँ बनाते हैं, इस पॉइंट से पश्चिम चला और मिट जाएगा, फिर मैं देखूंगा कैसे। हाँ, पश्चिम चला 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब दक्षिण मुड़ गया वो, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर उधर ही मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। और कह रहा है कि आर से किस दिशा में, आर यहाँ पर खड़ा था, इससे किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में होगा, नहीं पूरा पूरा दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि 7 किलोमीटर इधर आता है ना तो पूरा पूरा दक्षिण में हो जाता है, लेकिन 4 किलोमीटर आता है, ये दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 का कहना है कि इसमें कितना त्रिभुज है? तो इसमें कितना त्रिभुज है आप गिनिए, गिन कर देखिए कितना त्रिभुज है। यहाँ पर 19 त्रिभुज है, मैंने गिन कर रखा है पहले से ही, तो यहाँ पर कुल 19 त्रिभुज है। 89 का कहना है कि पार्लियामेंट, तो ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस कहाँ को बोलते हैं? तो मतलब कि जैसे भारत में संसद है ना, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में उसको कांग्रेस कहते हैं। तो आपका USA विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। 91 सरकार ने 23-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो ये घोषणा करिए 66% वृद्धि की घोषणा करी है। 92 में है कि बजट 23-24 में 2 साल के लिए 7.5% ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या है? 92 प्रश्न है ना, हाँ 92 प्रश्न है, तो क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। क्या नाम है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। उसके बाद 93 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम रेडियो GPT है। क्या नाम है? रेडियो GPT। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 94 खेलों में उत्कृष्ट
खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन। आइए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत जो है कि 1936 बर्लिन में हुई थी। कब हुई थी? 1936 बर्लिन में हुई थी। और यदि मैं थोड़ी सी बात करूं ना मशाल रिले के बारे में, तो मशाल रिले परंपरा 1928 में शुरू होता है, लेकिन 1936 में मशाल परंपरा की शुरुआत 1928 में, लेकिन मशाल रिले परंपरा की शुरुआत 1936 में होता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। बस अब लोग 96 पर 2-3 प्रश्न है, जल्दी कर लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं लास्ट होते होते भी मैं आप लोगों को बता दूं, अब समाप्त होने वाला है, कि सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से मंगवा सकते हैं। आप उसको देखिए, पढ़िए। कुछ ट्रिकी जीएस से रिलेटेड कुछ वीडियो को मैंने अपने चैनल पर भी दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के ट्रिकी जीएस देखेंगे, वहाँ से देखिए। आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ट्रिक में कि लगेगा कि मैं ट्रिक से पढ़ूं। और आपके इसी एग्जाम में मैं बीच में ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये ट्रिक से आए हैं और बहुत आसानी से आप उसको बना सकते हैं। आगे मैं जब वीडियो आपको सेकंड शिफ्ट के लिए दूंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न हमारे बुक से आए हैं ये आपको मैं बता दूं, और कौन कौन से ट्रिक की मदद से आप हल कर सकते थे, इसका मैं प्रमाण दूंगा। आप बुक ले लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। कह रहा है कि एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आनंद नाम के ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 97, रावत भाटा राजस्थान, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? रावत भाटा राजस्थान। ठीक है, कल्पक्कम तमिलनाडु। 98 में क्या? रेड फ्लैग भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच ना सैनिक अभ्यास है। तो ये विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो दो ने जीता है। तो एक निकहत जरीन जो है इसने भी जीता है, निखत जरीन ने भी जीता है, और स्वीटी बुरा ने भी जीता है। तो यहाँ पर आपका निखत जरीन है, तो पहले निखत जरीन ने जीता था, इसके बाद स्वीटी बुरा ने जीता था। तो निखत जरीन आपका यहाँ पर भी सही होता है। और आइए चलते हैं, विदा लेने से पहले 100 नंबर अंतिम प्रश्न को बनाते हैं। बैक्टीरिया की खोज, वाह कितना आसान प्रश्न ना। तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था, ये डच वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की खोज की थी। जितने भाइयों ने भी परीक्षा दिया है सब लोग अपना क्वेश्चन ठीक से मिला लीजिए, किसको कितने आंसर सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट जरूर करें। और आगे की सभी परीक्षाओं के लिए, या परीक्षा आपका अंतिम नहीं है, आगे आप लोग दरोगा का दीजिए, बीपीएससी का दीजिए, आगे सभी परीक्षाओं के लिए आप खूब सारा शरीर में ऊर्जा भरकर पढ़ाई कीजिए और जो है कि बड़ा नौकरी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।